कर रहे हैं। आज आपका फर्स्ट पेपर जो है टैक्सोनॉमी का, उसकी फर्स्ट यूनिट ले रहे हैं। ये यूनिट आपकी कम से कम 4 दिन, अधिक से अधिक 5 दिन चलाएंगे, क्योंकि इतना ही कोर्स है इसमें। तो इसमें आप टैक्सोनॉमी क्या है इसके बारे में जानेंगे, और टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशंस जो आपके कल बताए थे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए, आउटलाइन में आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन है। फिर आपके कोर्स में 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं। ये 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले लीनियर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो आज हम लोगों को लेना है। फिर उसके बाद बेंथम हुकर का है, और उसके बाद हचिंगसन का है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप देख रहे हैं इन क्लासिफिकेशंस में आर्टिफिशियल है, नेचुरल है और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। इसके बाद आप पढ़ेंगे बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट बना था, जिसमें बनाया गया था कि प्लांट्स के 2 नाम होंगे। बायनॉमियल का मतलब होता है 2 नाम। तो ये चीज़ भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब इंट्रोडक्शन में आप देख रहे हैं, अब टैक्सोनॉमी की अगर डेफिनेशन देखें तो ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। बायोलॉजी जहाँ पे आप लिविंग्स की स्टडी करते हैं। लॉजी मीन्स स्टडी होता है, बायो मीन्स लिविंग। जहाँ आप लिविंग की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजी। तो टैक्सोनॉमी एंशियंट ग्रीक शब्द है जिसे कहते थे टैक्सस। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, एंड नॉमिया का मतलब होता है मेथड। तो जब किसी चीज को हम सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं, और उस मेथड को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ये आप इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। इज द साइंस ऑफ नेमिंग, डिफाइनिंग, क्लासिफाइंग ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। जैसे आप किसी भी चीज को जब क्लासिफाई करते हो, तो आप उसके मतलब प्रिमिटिव, उसके पहले के एंसेस्टर्स के बारे में डिस्कस करते हो, या उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसके आगे आने वाली जनरेशन किस तरह की है, उसके बारे में डिस्कस करते हो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन। फिर आप देख रहे हैं सेकंड पॉइंट जो लिखा है, टैक्सा जो होता है इसका सिंगुलर है टैक्सॉन, और ये एक टैक्सोनॉमिक रैंक है। इसमें आप देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे आप फाइलम देखते हैं, डिवीजन जिसे कहते हैं। फाइलम के बाद आप देखते हैं ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस एंड स्पीशीज। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। स्पीशीज के बाद आप देखते हैं कि वैरायटी होती है या टाइप होता है। तो इस तरह से एक किसी इंडिविजुअल को, मान लीजिए प्लांट है या कोई एनिमल है, तो उसको क्लासिफाई किया जाता है। अब ये क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्लासिफिकेशन कि जैसे मान लीजिए हम लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में हम आलू को आलू ही कहते हैं, पोटैटो आलू। अगर हम जाते हैं महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे आलू को कहा जाता है बटाटा। तो ये क्या हुआ, जहां जहां स्थान बदलता है, जगह बदलती है, देश बदलता है, प्रदेश बदलता है, तो सब जगह अलग अलग नाम होते हैं। तो उनको यूनिफॉर्म करने के लिए कि अगर पोटैटो आप लखनऊ में बोल रहे हो, तो पोटैटो आप लंदन में बोलोगे या अमेरिका में कहीं जाके बोलोगे, तो उसका एक ही नाम होना चाहिए। प्लांट ग्रुप में, प्लांट किंगडम में उसको पहचाना जा सके, इसलिए उसके नाम दिए गए हैं। और वो बाइनोमियल है, क्योंकि उसमें पहले जीनस लिया गया है, फिर स्पीशीज ली गई है। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन के कुछ नियम होते हैं। इसको सबसे पहले जो इसके फाउंडर थे, टैक्सोनॉमी के फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है लीनियस को। कार्ल लीनियस ने, ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया था, इस नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। फिर आप देख रहे हैं डेफिनेशन, अगर प्लांट टैक्सोनॉमी की बात करें, अभी तो खाली जनरल टैक्सोनॉमी की बात कर रहे थे। जनरल टैक्सोनॉमी में आप एनिमल्स की बात भी करते हैं, क्योंकि एनिमल्स का भी बाइनोमियल सिस्टम है। जैसे हमारा नाम आप जानते हैं, ह्यूमंस को क्या कहते हैं? होमो सेपियंस। होमो हमारा जीनस है, और सेपियंस क्या है? हमारी स्पीशीज है। तो इसी तरह से
प्लांट में भी क्लासिफिकेशन है और एनिमल्स का भी क्लासिफिकेशन है। दोनों के जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी के जो सबसे पहले आधार दिया था, जिसको बनाया गया था, वो बनाया था लीनियस ने। लीनियस ने इसके सारे प्रिंसिपल्स दिए थे। अब प्लांट टैक्सोनॉमी की बात करें तो प्लांट टैक्सोनॉमी इज अ साइंस दैट फाइंड्स, आइडेंटिफाइड, डिस्क्राइब, क्लासिफाइड and the names plant. It is one of the main branch of taxonomy, the science that find, describe, classify and name living things. इसमें आप देखते हैं जितनी भी प्लांट पाए जाते हैं अर्थ में, ग्लोब में, विश्व में, उन सब का क्लासिफिकेशन होता है। तो जैसे जैसे कुछ स्पीशीज इवॉल्व होती हैं, कुछ वेराइटी इवॉल्व होती हैं समय के साथ साथ, और कुछ एक्सटिंक्ट होती जाती हैं। तो जहाँ सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं, सिस्टमैटिक में आप देखते हैं कि लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी, दोनों तरह के प्लांट्स को रखा जाता है एक सिस्टमैटिक वे में। और जब टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो प्रेजेंट प्लांट जो है आज नेचर में, उनकी बात की जाती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं प्लांट टैक्सोनॉमी इज क्लोजली अलाइड टू प्लांट सिस्टमैटिक्स एंड देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द टू। सिस्टमैटिक्स में और टैक्सोनॉमी में कोई भी क्लियर शार्प बाउंड्री नहीं है। फिर आप देख रहे हैं इन प्रैक्टिस प्लांट सिस्टमैटिक्स इन्वॉल्व रिलेशनशिप्स बिटवीन प्लांट एंड देयर एवोल्यूशन। विकास कैसे हुआ, प्लांट किस तरह से विकसित हुआ है, किसी एक प्लांट को लेते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ये आगे इसके एंसेस्टर कौन थे और ये किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, especially at the higher level, whereas plant taxonomy deals with the actual handling of plant specimen. ये जानना किस लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग जनरली क्या है, जैसे कोई चीज खाते या पीते हैं तो हम एक्सटर्नली उसको डिस्क्राइब करते हैं, साइंटिफिकली नहीं डिस्क्राइब करते हैं। अब सबकी चीजें अलग अलग होती हैं। अगर कोई क्या कहते हैं कोई न्यूट्रिशन वाला है या कोई डॉक्टर है या कोई डाइटिशियन है, तो वो आलू को बताएगा कि आलू में कितना कार्बोहाइड्रेट है। केमिस्ट्री वाला बताएगा तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देगा और कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बताएगा। बॉटनी वाला है तो बॉटनी वाला क्या बताएगा, खास तौर से जो टैक्सोनॉमी को डील कर रहा है वो क्या बताएगा कि आलू क्या है, आलू कहाँ से आया था, कैसे इवॉल्व हुआ, इसके एंसेस्टर कौन थे, इसकी आगे आने वाली जनरेशन कौन है, कितनी नई वेराइटीज बनी है, कहाँ कहाँ ग्रो करता है। और सबसे बड़ी बात है आलू है क्या, आलू रूट है। अगर आप कहेंगे रूट है कि वो जो सॉइल के अंदर ग्रो कर रहा, तो क्या रूट है? नहीं, क्या है वो? स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम। तो इस तरह की सारी चीजें जो है ये आप बॉटनी में पढ़ेंगे और कहीं नहीं मिलेगा आपको पढ़ने को। तो ये चीजें भी आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये दिया था कार्ल लिनियस ने 1707 से लेकर के 1778 तक ये थे, और ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। इन्होंने एक सिस्टम दिया था, इनकी बुक में, इनके पेपर में छपा था 1753 में, 1753 में छपा था, जिसमें इन्होंने 7300 स्पीशीज ली थी प्लांट्स की। उस समय इनकी सराउंडिंग में, इनके एटमॉस्फेयर में जो भी प्लांट मिले थे, उन सारे प्लांट्स को कलेक्ट किया था, उनका हार्बेरियम बनाया था, उनको स्टडी किया था और उनको अरेंज किया था 24 क्लासेस में। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, यूनियन। अब ब्रैकेट में आप देख रहे हैं एडिशन एंड कोहेशन। किसका? ये आप ब्रैकेट के बाहर देख रहे हैं लेंथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेम्स। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन लिया था वो स्पेशली बेस्ड था स्टेमेंस पे। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बेसिस पे दिया था, और इन्होंने कोई फीचर्स नहीं देखे थे। जबकि प्लांट में कैलिक्स होता है, करोला होता है, गाइनेशियम होता है, और गाइनेशियम तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि गाइनेशियम में ही सीड फॉर्म होता है। गाइनेशियम में ओवरी होती है, ओवरी के अंदर सीड बनता है, और सीड हमें, आप देखते हैं कोई भी फल फूल या जो भी अनाज दालें जो भी खाते हैं
वो सीड से ही उत्पन्न होती है, सीड से ही ग्रो कराई जाती है। तो इन्होंने सबसे बड़ी भूल की थी कि इन्होंने गायनेशियम को लिया ही नहीं था। गायनेशियम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का, इन्होंने गायनेशियम को नहीं लिया था। इसी वजह से इनके क्लासिफिकेशन को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसका बेस क्या था, ये आपको इस वाले डायग्राम से दिखाई दे रहा है। ये पिरामिड बना हुआ है, पिरामिड से आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। देखिए बेस जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे बड़ा है, जिसको किंगडम कहते हैं। फिर फाइलम है, फाइलम के बाद क्लास है, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फिर जीनस और स्पीशीज। तो जैसे जैसे आप नीचे से चलते हैं बहुत सारी चीजें प्लांट किंगडम में आती हैं, फिर उसके बाद उनको फाइलम में अलग अलग किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है, फिर उनके कुछ करेक्टर लेकर के क्लासेस, देन ऑर्डर। ऑर्डर से प्लांट स्पेसिफिक होने लगता है। जब तक हम ऑर्डर में आते हैं तो प्लांट को हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑर्डर के बेसिस पे हम प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर फैमिली आ जाती है, फैमिली के बाद जीनस एंड स्पीशीज। जीनस स्पीशीज ये दो चीजें जो हैं, इन दोनों को मिला करके क्या बनाया जाता है, नेम, बाइनोमियल नेम बनाया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पिरामिड है जिसके थ्रू टैक्सोनॉमी क्लियर होगी आपकी। फिर आप देख रहे हैं ये क्लासिफिकेशन है लीनियर्स का, जिसे स्पीशीज प्लेंडरम में इन्होंने छापा था 1753 में। इसमें 24 क्लासेस थे। अब 24 क्लासेस आपको हम इस तरह से दिखा रहे हैं, इधर आप नंबर देख रहे हैं, सीरियल नंबर, फिर क्लासेस हैं, फिर कैरेक्टर हैं। तो पहला क्लास जो है ये है मोनो एंड्रिया। एंड्रिया का मतलब होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का मतलब होता है जहाँ पे स्टेमेंस पाए जाते हैं। जो स्टेमेन होता है, आपने अगर कभी फ्लावर देखा हो, देखा ही होगा डेफिनेटली, तो फूल में आप देखते Yes, हैं ma'am. कि जहाँ से पराग निकलता है, एंथर निकलता है, तो वो उसमें फिलामेंट होता है नीचे। Yes, ma'am. फिलामेंट के ऊपर आप कुछ Yes. लोब्स देखते हैं। उन लोब्स के अंदर अगर उनको कट किया जाए तो उनके अंदर आप देखेंगे पॉलन पाए जाते हैं। तो पॉलन की दो मुख्य Like चीजें होती structure. हैं, एक तो फिलामेंट और दूसरा ऊपर जो एंथर पाया जाता है। तो अगर एक पाया जाएगा स्टेमन तो मोनोएंड्रिया, डायएंड्रिया में स्टेमन्स 2 होते हैं, ट्राइएंड्रिया में स्टेमन्स 3 होते हैं, Yes. फिर टेट्राएंड्रिया में स्टेमन्स 4 होते हैं। इसके बाद पेंट्राएंड्रिया में 5 होते हैं, हेक्साएंड्रिया में 6 होते हैं, हेप्टाएंड्रिया में 7 होते 6. हैं, ऑक्टाएंड्रिया में 8, Ma'am. एनाएंड्रिया में स्टेमन्स 9 होते हैं, फिर डिकेंड्रिया में स्टेमन 10 होते हैं। फिर आप उसके बाद देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे स्टेमन्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, स्टेमन्स का नंबर, रिसेप्टिकल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। फिर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेमन डायडामिनस। ये एक नया टर्म है, ये आप पढ़ोगे, आपको जब टर्मिनोलॉजी बताएंगे, फ्लावर को जब आप डिस्क्राइब करोगे, फ्लावर का आप बनाओगे फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरा फॉर्मूला बनाओगे, तो आप इसको डिस्क्राइब करोगे, देखोगे कि डायडाइनमस कंडीशन क्या होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 स्टेमेंस है शॉर्ट और 2 लॉन्ग है, मतलब 2 2 पे 2, Long. कहने का मतलब है 4 स्टेमेंस पाए जा रहे हैं, जिसमें से 2 शॉर्ट हैं और 2 लॉन्ग हैं। फिर आप देख रहे हैं टेट्राडाइंड्रिया, इसमें स्टेमेंस कितने हैं, टेट्राडेमिनस होते हैं। टेट्राडेमिनस का मतलब होता है, देख लीजिए, 4 लॉन्ग हैं और 2 शॉर्ट हैं, इस तरह की कंडीशन होती है। फिर आप देख रहे हैं मोनोडेल्फिया, मोनोडेल्फिया में मोनोडेल्फस स्टेमेंस होते हैं, पूरे के पूरे स्टेमेंस यूनाइटेड होते हैं। कहाँ से यूनाइटेड होते हैं, देखिए, यूनाइटेड इन अ ग्रुप। कहाँ यूनाइटेड होते हैं, उनके फिलामेंट, जो स्टेमेन के फिलामेंट होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर डायडेल्फस कंडीशन में क्या होता है, 2 ग्रुप्स में होते हैं डायडेल्फस, स्टेमेंस यूनाइटेड होते हैं और डायडेल्फस कंडीशंस में होते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगी, जब मटर आप पढ़ेंगे, मटर की फैमिली पढ़ेंगे, मटर पाइसम सटाइवम मटर होता है,
मटर की फैमिली किसमें, लेग्यूमिनेसी फैमिली में आता है, लेग्यूम होता है, दाल होती है। जब उस फैमिली को आप पढ़ेंगे तो आप डायडेमिनस कंडीशन पढ़ेंगे। फिर आप देख रहे हैं पॉलीडेल्फस कंडीशंस। इसमें देखिए ये 3 ग्रुप्स में होते हैं या मोर, 3 ग्रुप में होंगे या उनसे ज्यादा होंगे। फिर आप देखें 19 नंबर में सिंजेंसिया, गायनेंड्रिया, मोनोइशिया, डायोशिया, पॉलीगैमिया एंड क्रिप्टोगैमिया। ये सारे आप देख रहे हैं क्लासेस हैं। अब सिंजेसियस कंडीशन में आप देख रहे हैं स्टेमेंस सिंजेसिस। इसका मतलब क्या होता है, फिलामेंट तो फ्री है और उसका जो एंथर है ऊपर की तरफ वो फ्यूज्ड है, एंथर फ्यूज्ड है और फिलामेंट फ्री है। ये कंडीशन आपको मिलेगी जब आप पढ़ोगे कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली में आप पढ़ोगे जिसमें खीरा, ककड़ी, कद्दू वगैरह आता है। जब कुकुरबिटा आप पढ़ोगे तो कुकुरबिटेसी फैमिली में आपको ये कंडीशन दिखाई देगी। टर्मिनोलॉजी में ये आपको बहुत क्लियर होगा और ये जानना जरूरी है क्योंकि शॉर्ट नोट्स होते हैं वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं स्टेमन यूनाइटेड विद द गायनेशियम। यहाँ पे गायनेंड्रिया में आप देख रहे हैं गायनेशियम के साथ एंड्रोशियम यूनाइट कर गया है, फ्यूज कर गया है, जुड़ गया। फिर देख रहे हैं मोनेशिया में प्लांट मोनोशियस। प्लांट मोनोशियस का मतलब क्या होता है कि इसका फीमेल अलग होगा, मेल अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा, मेल फ्लावर अलग होगा। ये कंडीशन आप देखोगे तो ये देखोगे रेसिनस कम्युनिस में ये एक फैमिली है, एक फ्लावर है जिसमें आप देखोगे मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। फिर उसके बाद आप डायोशियस प्लांट, ये तो ज्यादातर डायोशियस ही होते हैं कि मेल अलग होता है फ्लावर, फीमेल अलग होता है। फिर पॉलीगैमस, बहुत सारे इसमें गायनेशियम पाए जाते हैं तो पॉलीगैमस हो जाता है। फिर आप देख रहे हैं फ्लावरलेस प्लांट, जहां फ्लावर नहीं बनता है। क्रिप्टो मीन्स होता है न्यूड, क्रिप्टो मीन्स होता है जिसमें फ्लावर नहीं बन रहे। जैसे जिम्नोस्पर्म होता है न्यूड, वैसे क्रिप्टोगैमिया में भी फ्लावरलेस प्लांट होते हैं। तो इस तरह से ये आपने देखा क्लासिफिकेशन लीनियर्स का। ये स्लाइड आपको हम भेजेंगे, आप उसमें से पढ़िएगा। फिर अब देख रहे हैं आप इस क्लासिफिकेशन की मेरिट क्या है। मेरिट का मतलब होता है इसके फायदे क्या है। आपने देखा बहुत सिंपल भाषा में है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो और कहीं भी जाके इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो। पर ये क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत कम कैरेक्टर्स को लेके चल रहा है। जैसे मान लीजिए किसी फ्लावर के 10 कैरेक्टर हैं तो ये खाली 4 कैरेक्टर को लेके चल रहा है। हमें 10 कैरेक्टर पूरे सेटिस्फाई करने हैं तो 10 कैरेक्टर सेटिस्फाई यहाँ नहीं हो पा रहे हैं। पर इसकी कुछ मेरिट्स है। मेरिट में आप देख रहे हैं कि यूनिक नेम इज असाइंड टू ईच स्पीशीज विच रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन नहीं होगा, स्पीशीज क्लियर कट है। बस बात यह है कि करेक्टर्स हमने जो लिए हैं बहुत कम लिए हैं। फिर दूसरा क्या है, प्लांट एंड एनिमल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक करेक्टर। क्योंकि लीनियर्स ने एनिमल क्लासिफिकेशन भी दिया था तो इसलिए लीनियर्स ने दोनों को क्लियर कट अलग कर दिया था। उन्होंने कहा था प्लांट इंडिपेंडेंट क्लासिफिकेशन है, एनिमल का क्लासिफिकेशन इंडिपेंडेंट है। तो उन्होंने दोनों के कैरेक्टर्स को अलग अलग रखा था। फिर आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशंस कैन बी वेरी यूजफुल बिकॉज दे स्पेशली फोकस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारे इंटरेस्ट की प्रॉपर्टीज है, इंटरेस्ट की प्रॉपर्टीज वही होती हैं जो हमें नेकेड आइज से आसानी से दिख सकें। जैसे हम किसी फ्लावर को लेकर के जाएं, उसको लैब में स्टडी करें, लैब में हम माइक्रोस्कोप में करें तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है, उसमें हमें बहुत वक्त लगेगा। पर यहाँ क्या है कि अगर हम फील्ड में जाते हैं या हमको फील्ड में नहीं भी जाते हैं, कोई कोई फ्लावर ला करके तोड़ के दे देता है और कहता है इसको क्लासीफाई करो, तो हम आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ 24 ग्रुप हैं और 24 ग्रुप में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कैरेक्टर आपका फिट होगा और उसको आप क्लासीफाई कर पाओगे। फिर आप देख रहे हैं they can also be easy to develop because they are typically based on properties that are easy to measure। वही वाली बात जो अभी हम कह रहे थे कि इसमें जो प्रॉपर्टीज ली गई हैं बहुत इजी हैं, आप एक्सटर्नली उनको मेजर कर सकते हो, मार्फोलॉजिकली कर सकते हो। एनाटॉमी में आपको जाने की जरूरत नहीं है, पैलोलॉजी में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो एक्सटर्नली जो प्रॉपर्टीज हमें दिख रही हैं उनके बेसिस पे हम फ्लावर को क्लासीफाई कर पाते हैं।
फिर आप देख रहे हैं दे आर ऑल्सो, हाँ ये करेक्टर्स जो आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट होते हैं, ये बदलते नहीं है। इन करेक्टर्स को आपने देखा है कि इस टेमिल्स का करेक्टर हुआ, ये जल्दी जल्दी बदलता नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें एडेप्टेशन नहीं होता है। गायनेशियम में भी यही होता है कि गायनेशियम के करेक्टर और एंड्रोशियम के करेक्टर्स जल्दी जल्दी बदलते नहीं हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बदलने से, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बदलने से ये बदलते नहीं हैं। ज़्यादातर बदलाव किस में आता है? पत्तियों में आता है, क्योंकि पत्ती सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। पत्ती फोटोसिंथेसिस करती है, पत्ती उस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अपने को इस्टेब्लिश करती है। तो पत्तियों में आपको चेंज मिलेगा, करोला में चेंज मिलेगा, कैलिक्स में चेंज मिलेगा। कैलिक्स के कलर बदल जाते हैं, करोला के कलर बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जहाँ पे एसिडिक कंडीशन होती है वहाँ ब्लूइश कलर आते हैं, जहाँ बेसिक कंडीशंस होती है वहाँ पे पिंकिश रेडिश कलर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं कि जो ये एंड्रोशियम को अगर हम लेते हैं तो एंड्रोशियम के कैरेक्टर्स जल्दी बदलते नहीं हैं। तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन आपका बहुत समय तक यूज हो सकता है। फिर आप देखते हैं डीमेरिट। डीमेरिट में देखिए इन्होंने क्या किया है, पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट वाज इग्नोर्ड। अब यहाँ पे प्रोकैरियोट्स आपने पढ़े हैं बीएससी में, बीएससी 1 में पढ़े हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में प्रिमिटिव आते हैं, एनिमल प्रिमिटिव प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, प्रिमिटिव प्लांट्स भी आते हैं। तो जिनमें न्यूक्लियर वॉल नहीं होती है, जिसमें क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट कहते हैं। जिसमें से आपके वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, कुछ एल्गी एंड फंजाई आते हैं। तो इन्होंने इसकी पोजीशन को इग्नोर किया है, शामिल नहीं किया है। जबकि बाद में आप देखेंगे क्लासिफिकेशन में फंजाई प्लांट है, बैक्टीरिया को भी प्लांट में रखा गया है। बहुत सारे ऐसे जो प्रोकैरियोट हैं जिनको प्लांट्स में रखा गया है, पर उनकी पोजीशन को लीनियस ने इग्नोर किया है। फिर आप उसके बाद देख रहे हैं सम ऑर्गेनिज्म लाइक यूलिना एंड स्लाइम मोल्ड्स हैव कैरेक्टर्स सिमिलर टू प्लांट एंड एनिमल्स, देयर पोजीशन इन लिविंग वर्ल्ड वाज अनसर्टेन। इन्होंने यूलिना आपने पढ़ा है, जूलॉजी में पढ़ा है, क्योंकि उसको हम एनिमल में रखते हैं, उसमें एक टेंटिकल होता है, मूवमेंट होता है। तो यूलिना को हम एनिमल में रखते हैं किंगडम में, और स्लाइम मोल्ड जो है वो बैक्टीरिया है। तो इन लोगों के कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, जैसे दोनों में वो पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं, पाइलीज पाई जाती हैं, सब में पाई जाती हैं। पर इनकी पोजीशन आज तक अनसर्टेन है कि इनको प्लांट में रखें। कई बार क्योंकि यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट भी थोड़ा बहुत मिलता है, तो इसको कहाँ रखें, प्लांट में रखें कि एनिमल में रखें। वैसे रखा तो ये एनिमल में गया है। तो इसी तरह से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है, इसलिए उनकी पोजीशन अनसर्टेन है आज तक। फिर आप देख रहे हैं इट डज नॉट कंसिडर मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। वो तो चीज आपको पहले ही से मालूम है कि इन्होंने बहुत कम कैरेक्टर्स को लिया है। तो मॉलिक्यूलर लेवल तो बहुत हायर लेवल हो गया, मतलब आप प्लांट की जेनेटिक्स स्टडी करो, प्लांट का केमिकल कॉम्पोजिशन स्टडी करो, तब आप मॉलिक्यूलर लेवल तक जा सकते हो, उससे पहले नहीं जा सकते हो। और इन्होंने बहुत कम कैरेक्टर्स लिए हैं। फिर आप देख रहे हैं अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज दैट दे हैव लिटिल प्रिडिक्टिव वैल्यू। देख रहे हैं प्रिडिक्टिव वैल्यूज इनकी कम है, और इनका जो पोजीशन है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो कोरिलेट नहीं कर रही हैं एक दूसरे से। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ बैक्टीरिया रखा, यहाँ आपने एल्गी रख दिया, बीच में कोई ऐसा प्लांट डाला है जिसके करेक्टर ना एल्गी से सिमिलर है और ना इसके मतलब एंसेस्टर से सिमिलर है, ना आने वाली प्रोजेनी से सिमिलर है। तो उनकी पोजीशंस बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि उनको कहाँ रखा जाए। तो इतना क्लियर कट डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं है, बहुत क्लियर कट डिफरेंशिएशन लीनियस ने नहीं दिया है। यही वजह है कि इनके क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल कहा जाता है। फिर आप देख रहे हैं दे जनरली मीन्स दैट दे आर अ लिटिल यूज ऑफ पर्पसेस। इनका यूज भी बहुत लिटिल है, बहुत कम है, बल्कि हम लोग लीनियस के क्लासिफिकेशन को यूज नहीं करते हैं।
खास तौर से जब हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो लीनियस को हम बेस नहीं बनाते हैं, बल्कि हम बेंथम एंड हुकर को बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर लिए हैं, नेचुरल कैरेक्टर लिए हैं, और उसमें उन्होंने एंड्रोशियम के साथ साथ गायनेशियम को भी शामिल किया। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप देखें क्लासिफिकेशन क्या है और बायनॉमियल सिस्टम क्या है। क्लासिफिकेशन जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक ऑर्डर में रखते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जैसे आप प्लांट में देखें या एनिमल में देखें, जो अमीबा है, अमीबा को आप प्रोटोजोआ में रखते हैं, स्पेसिफिक उसका क्लास होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, फैमिली होती है। पर जब बायनॉमियल की बात करते हैं तो अमीबा का नाम क्या है, अमीबा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, इस तरह से बात करते हैं। ऐसे ही जब आप मटर की बात करें, अगर एनिमल में मटर की बात करें तो मटर लेग्यूमिनेसी फैमिली में है, मटर का बॉटनिकल नेम है पाइसियम सेटाइवम। पर जब हम वैसे बात करेंगे तो मटर कहेंगे और लेग्यूमिनेसी फैमिली कहेंगे जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। पर जब बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो कहेंगे पाइसियम सेटाइवम, क्योंकि पाइसियम उसका जीनस है, सेटाइवम उसका स्पीशीज है। तो इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। फिर आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन में 8 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप देखते हैं जब आप किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं, अभी आप प्रैक्टिकल की फाइल बनाएंगे, प्रैक्टिकल की फाइल में जब क्लासिफिकेशन देंगे तो किंगडम देंगे, फाइलम देंगे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करनी होंगी। पर जब बायनॉमियल सिस्टम की बात करते हैं तो खाली आपको दो चीजें डिस्क्राइब करनी होती है, टू टर्म्स, एक जीनस और दूसरा स्पीशीज। खाली दो चीजों को आप डिस्क्राइब कर दोगे तो आपका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाता है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन की, ये देखिए, क्लासिफिकेशन प्लेस लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेशलाइज्ड ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर, ओरिजिन, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन एटसेट्रा। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं पिरामिड होता है, पिरामिड में हम करेक्टर, ज़्यादा करेक्टर्स को कम करते करते चले जा रहे हैं आप ऊपर, और उसके बाद आप प्लांट को डिस्क्राइब कर रहे हैं हर बेसिस पे, हैबिट, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ओरिजिन, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, केमिस्ट्री में सब कुछ करते हैं। जबकि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में आप सिर्फ क्या कर देते हो, उसका नाम दे देते हो। दो नाम होते हैं, कुछ लोग जेनरा से ही क्लासिफाई कर लेते हैं और कुछ लोग स्पीशीज तक जाते हैं। स्पीशीज से भी यूनिक हो जाता है जब वेराइटी एंड टाइप्स में जाते हैं। तो ये दोनों चीजों में आपने डिफरेंस देखा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, 10 मिनट रह गए हैं, इसको हम जल्दी से खत्म कर रहे हैं, फिर आपसे डिस्कस करेंगे। बायनॉमियल नेमिंग में आप देख रहे हैं एक जीनस होता है प्लस स्पीशीज, इसको मिलाकर के एक नाम बनाया गया है। जैसे लायन, कॉमन नेम क्या है, शेर का लायन, और इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, पैंथेरा लियो, ये आप जानते हैं। फिर आप देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे बॉटनी के। गुड़हल के फूल को हिबिस्कस कहते हैं और उसका बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसमें आप तीन चीजें देख रहे हैं, जीनस, स्पीशीज एंड वेराइटी। फिर आप देख रहे हैं ज्वार, सॉर्गम, बाइकलर। सॉर्गम क्या है, इसका जीनस है, बाइकलर क्या है, इसका स्पीशीज है। फिर गेहूं का देख रहे हैं वीट, ट्रिटिकम एस्टिमम। ट्रिटिकम का नाम तो इसका जीनस का ट्रिटिकम है, और एस्टिमम में इसकी क्या है, इसकी स्पीशीज है। स्पीशीज बहुत सारी होती है, ट्रिटिकम वेलगेयर, ट्रिटिकम एस्टिमम, ट्रिटिकम ऑक्टोस्पोरम, तो बहुत सारे बाद में आते हैं। ट्रिटिकम कॉमन हो गया जीनस, पर स्पीशीज बदलती रहती है। ऐसे ही मेज में आप देख रहे हैं जिया मेज, मक्का। जिया नाम हमेशा आप देखेंगे, मेज बदलता रहेगा, कहीं मेज देखेंगे कहीं कुछ और देखेंगे। तो इस तरह से इनके बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर हो रहा है। अब एक इसका उदाहरण आप देख रहे हैं, जीनस क्या है, मैग्नीफेरा, और इंडिका क्या है, स्पीशीज। इंडिका का मतलब हो गया इंडिया में होने वाला आम, जो इंडिया में ग्रो करता है उसको हम इंडिया करेंगे।
अगर मान लीजिए कोई अमेरिका में ग्रो करेगा तो अमेरिकाना कह सकते हैं, मैग्नीफेरा अमेरिकाना, क्योंकि वो स्पेसिफिक अमेरिका के लिए होगा। ऐसे ही आपने देखा है एक आज़ादी रखता है इंडिका, क्या है, नीम है, नीम का बॉटेनिकल नेम है आज़ादी रखता है इंडिका। इंडिका क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इंडिया में ग्रो करता है। अगर किसी और कंट्री में ग्रो करेगा तो नाम बदल जाएगा। तो स्पीशीज जो होती है बड़ी स्पेसिफिक हो जाती है, जबकि जीनस इतना स्पेसिफिक नहीं होता है। इसी को बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। फिर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नेम। नेम जो बायनोमियल उसमें है तो वो कहाँ से आया है, तो द एंटायर बायनोमियल नोमेनक्लेचर में बी डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ग्रीक, लैटिन और ग्रीक से आए हैं। ज्यादातर नाम जो है बॉटेनिकल नेम या जोलॉजिकल नेम वो आइदर लैटिन और ग्रीक, दो तरह के होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे आप जो भी नाम पढ़ेंगे वो इंग्लिश हिंदी में नहीं होंगे, संस्कृत में नहीं होंगे, बल्कि ग्रीक में या लैटिन में होंगे, जितने भी नाम मिलेंगे। वेयर इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बायनोमियल नेम मस्ट बी यूनिक विद इन अ किंगडम, द सेकेंड पार्ट इज क्वाइट कॉमनली यूज टू और मोर जनरा। ठीक है, ये चीजें आप देखेंगे इसमें। फिर बाय ट्रेडिशन द बायनोमियल नेम्स ऑफ स्पीशीज आर यूजुअली टाइप सेट इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं होमो सैपियंस, जब आप टेक्स्ट में लिखते हैं टाइप करते हैं तो आप इटैलिक्स का यूज करते हैं, ये तिरछे तिरछे लिखते हैं इसको। और अगर आप अपनी कॉपी में लिखोगे तो ये हमेशा याद रखिए कि इसको अंडरलाइन किया जाता है। जब अपनी आप कॉपी बनाओगे कहीं भी आप बायनोमियल नेम लिखोगे तो उसमें हमेशा अंडरलाइन करना जरूरी होता है, अदरवाइज आपका 0 नंबर आएगा, और प्रैक्टिकल में भी ये जरूरी है। फिर आप देख रहे हैं जनरली द बायनोमियल शुड बी प्रिंटेड इन font style different from the used in normal text. For example, several more Homo sapiens fossils were discovered. हैंड रिटन आप लिखोगे, देखो ये आपको वही बता रहे थे, जब आप हैंड रिटन लिखोगे तो होमो सैपियंस में आपने अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन नहीं करोगे तो करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर द फर्स्ट पार्ट ऑफ बायनोमियल द जीनस मालूम है आपको, और सेकंड जो होता है वो होता है स्पीशीज। The current uses the second part is never written with an initial capital. Capital से second part नहीं लिखा जाएगा। जब आप स्पीशीज लिखोगे तो स्मॉल से लिखोगे। आप देख रहे हैं यहाँ होमो जो है, जीनस जो है, ये कैपिटल से लिखा गया है और सैपियंस स्मॉल से लिखा गया है। ठीक है, तो आप अभी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आज का जो आपका लेक्चर था यहाँ पे समाप्त हो रहा है।